Hello friends, in previous pathology lecture we have discussed about type of cell injury. In today class we have to understand about cell death and its type. So we all know irreversible cell injury is also known as cell death. Generally there are two type of cell death, apoptosis and necrosis. First of all हम discuss करेंगे regarding apoptosis. Apoptosis is referred as programmed cell death, a regulated process of cell self-destruction. Apoptosis is also known as suicide of cell. Why cell is going to suicide? सेल क्यों सुसाइड करना चाहेगी? इससे पहले हम यह देखते हैं कि कोई भी सुसाइड क्यों करता है। देखो, इसके जनरली दो रीज़न हो सकते हैं। या तो किसी के पास कुछ करने के लिए ना हो, कोई पर्पज़ ना हो लाइफ में, या फिर यह कि वो अंदर से इतना टूट चुका है कि अब वापस ठीक नहीं हो सकता। तो ठीक ऐसे ही जो सेल के भी सुसाइड करने के दो रीज़न होते हैं। आइदर द सेल इन द बॉडी हैव ऑलरेडी परफॉर्म इट्स फंक्शन, there is no more use, or the DNA of the cell is damaged to such a extent it cannot be repaired, because otherwise it may be convert into cancerous cell. Means या तो सेल अपने फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हो, या फिर सेल का डीएनए इतना डैमेज हो चुका है कि उसे अब वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिससे वह कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जो कि कैस्पेज, जो कि जनरली इनएक्टिवेटेड होता है। जैसे ही सेल डेथ का सिग्नल रिसीव करती है कि आई हैव टू कमिट सुसाइड, वैसे ही कैस्पेज एक्टिव हो जाता है। इसके बाद वह कैस्पेज पूरी सेल को छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडी में बांट देता है, जिसमें कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है और कुछ मात्रा में न्यूक्लियस का पार्ट होता है, जिससे बाद में अपना जो मैक्रोफेज होता है वो एनगल्फ करके फिनिश कर देता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी लीकेज या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता है। अब हम एपोप्टोसिस की ऑथेंटिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द pathway of cell death that is induced by tightly regulated intracellular program caspase, in which the cell which is receiving signal of death is activated enzyme caspase degrade the cell own nuclear DNA and cytoplasm protein. It means यह सेल डेथ का वह पाथवे है जो कि इंड्यूस होता है, शुरू होता है एक वेल टाइटली रेगुलेटेड इंट्रा सेल्यूलर प्रोग्राम। यहाँ अपने एंजाइम कैस्पेस की बात हो रही है। जैसे ही सेल डेथ का सिग्नल रिसीव करती है, यह कैस्पेस एक्टिव होकर सेल और साइटोप्लाज्म प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है और छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज में बांट देता है। एपोप्टोसिस जनरली सिंगल सेल की होती है। जनरली एपोप्टोसिस दो टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस एंड पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस जैसे कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जो अपना हाथ बनता है, हाथ के बीच में जो भी अनवांटेड सेल होती है, फिंगर्स बनती है, तो जब भी एम्ब्रियोजेनेसिस होता है अपने हैंड का, तब जो बीच वाली जो फिंगर की सेल्स होती है उनका जो होता है वो एपोप्टोसिस होता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट होता है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन के दौरान जो सेल डेथ होती है उसे हम पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहेंगे। अब हम एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है उसमें दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, और दोनों पाथवे के अपने अलग अलग दो फेजेज होती है। जैसे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे की भी इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन फेज, और इंट्रिंसिक पाथवे की भी इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन फेज। अब गौर फरमाना, दोनों की इनिशिएशन फेज तो अलग अलग होती है, जबकि एग्जीक्यूशन फेज सेम होती है ना। दोनों की इनिशिएशन फेज है वो अलग अलग होगी। जैसे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे की इनिशिएशन फेज अलग और इंट्रिंसिक पाथवे की इनिशिएशन फेज अलग, जबकि जो एग्जीक्यूशन फेज है वो दोनों की कॉमन होती है। जैसे अपने ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म होता है ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे, फिर दोनों वो आगे आके मिल जाते हैं, ठीक वैसे इसमें होगा। अब हम सबसे पहले समझेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की इनिशिएशन फेज। देखो, सभी सेल की सरफेस में कुछ डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे की इनिशिएशन फेज। देखो, सभी सेल की सरफेस पे कुछ डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, है ना। नॉर्मली ये रिसेप्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेटेड होते हैं। देन डेथ का सिग्नल आता है इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड, है ना, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, बिकॉज ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो
डेथ का सिग्नल होता है वो सेल के अंदर से आएगा। फिर जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड डेथ का सिग्नल है जो मल्टीपल रिसेप्टर से बाइंड होके दूर दूर हुए रिसेप्टर को पास लाकर एक डोमेन बना देता है, जो कि इनएक्टिव पड़े एंजाइम कैस्पेस को एक्टिव कर देगा। और ऐसे लास्ट में कैस्पेस 9 एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन फेज एंड हो जाएगा। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएशन फेज पे। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहला ही बता रखा है कि इसमें जो डेथ का सिग्नल है वो सेल के अंदर से आएगा। यदि सेल का डीएनए इतना डैमेज हो चुका है जिससे रिपेयर करना पॉसिबल ना हो, तो वो अपने अंदर से कुछ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को रिलीज करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, इन माइटोकॉन्ड्रिया एक सबस्टांस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर के बीच में होता है। और नॉर्मली यहाँ इससे रोके रखने के लिए 2 गार्ड होते हैं जिसे हम एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कहते हैं। इट मीन यह वह प्रोटीन है जो साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर के अंदर ही रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिससे बाहर आकर जो साइटोक्रोम सी होता है वो कैस्पेस को एक्टिव ना करे, है ना। यहाँ 2 गार्ड एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन न्यूक्लियस से निकले चोर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जिससे साइटोक्रोम सी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आकर कैस्पेस 9 को एक्टिव कर देगा। देन नेक्स्ट इन दोनों का पाथवे की जो कॉमन एग्जीक्यूशन फेज में इवेंचुअली सभी कैस्पेस एक्टिव हो जाएंगे धीरे धीरे, कैस्पेस 3, कैस्पेस 4, जिससे बाद में जो पूरी सेल है वो सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडी में, और बाद में जो भी इसको अपना मैक्रोफेज है वो इवेंचुअली एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देगा। अब नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अपने मैक्रोफेज को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एपोप्टोटिक बॉडी है या फिर ये अपने नॉर्मल सेल है, या फिर जो भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है इस दौरान कौन कौन से पूरे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो अपने इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।